डियर स्टूडेंट्स, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को और फिर समझेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहलाती है, और फिर इस एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण को भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो है आज ही इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियोस मिल जाएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन को देखा और उससे पीछे वाले एक्सरसाइज में हम 1.1 के इंट्रोडक्शन को देखे थे। आज हम लेके आए हैं इस चैप्टर का पार्ट 3 जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन एंड कुछ उदाहरण को और साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो आज आप देख सकते हो कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसके जो है आपके बैकग्राउंड पे मैच बैकग्राउंड पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो कि है हमारा रियल नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे और फिर जो है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय, उदाहरण और साथ ही साथ को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये रहा आपका कोट्स, तो हम बोल सकते हैं क्या जी, तो क्या बोल सकते हैं, तो हम जो है ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। आप जो है इसको मोटिवेशनल कोट्स मान लो। तो जो है ये आपका मोटिवेशनल कोट्स है। इसको देखिए, जीवन में कुछ करना है तो कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना होता है। देखिए क्या कह रहा है कि जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे कि चांद चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि यह जो है अपने समय पर ही चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी में जो है ना आप कभी ये कंपेयर ना करो कि कभी किसी से दूसरे से जो है कंपेयर ना करो, क्योंकि सबका अपना अपना समय होता है। आप निरंतर मेहनत करते रहो, आपका भी एक दिन आएगा जिस दिन आप चमकोगे, ठीक है। और अगर आप चमक रहे हो तो आप अपने जरूर ना करो, अपने से नीचे वाले के साथ भी कंपेयर ना करो, किसी से भी कंपेयर ना करो, क्योंकि जो है ना सबका अपना अपना समय होता है, सब जो है अपने समय पे ही। प्यारे बच्चों, इसको याद रखना कि जिंदगी में किसी से जो है अपनी तुलना नहीं करना है। जैसे कि चांद और सूरज की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जो है अपने सब चमकते हैं। तो आइए आज का क्लास हम देखते हैं क्या है हमारे आज की क्लास में। तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1 पॉइंट, क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमें आज पढ़ाई करनी है जी। एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए बेसिकली जो है ना हमें यहाँ पे जो है ना एच एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम के संबंधित कुछ फॉर्मूला देखना है। क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है, ठीक है। कुछ फॉर्मूला देखना है, साथ ही साथ जो है क्या समझना है, अंक गणित का आधारभूत, अंक गणित अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है जी, आधारभूत प्रमेय। आइए तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज सबसे पहले हम देखेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। देखिए ये है हमारे बुक से प्रमेय नंबर 1.2। क्या कह रहा है, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या बताना चाहता है। देखो प्यारे बच्चों, कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित करना या फिर व्यक्त करना, गुणनखंडित करना या फिर व्यक्त करना जो है किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। देखिएगा सीधे सीधे एक शब्द समझिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बस यही बात जो है बताता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। कोई सा भी आप जो है एक नंबर ले लो जो भाज्य हो, अगर आप उसको जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है अगर व्यक्त कर देते हो तो वही जो है आपका
रिजल्ट होता है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उसको कहते हैं। यानी सिंपल शब्दों में समझे तो कि भाज्य संख्या को जो है भाज्य किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, किसमें प्यारे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना। अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना, गुणनखंड में व्यक्त करना ही जो है व्यक्त करना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। आधारभूत प्रमेय कहलाता है। बस सीधे शब्दों में बस इतनी बात याद रखना कि भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या लो और उसको जो है ना आप अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त कर दीजिए, वही जो है आपका अंक गणित का आधारभूत। कैसे? हमने एक नंबर लिया, क्या भाई? वो हमने लिया 28, ठीक है। इस 28 को जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि इस 28 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से जा सकता है 14 टाइम्स में, और ये 2 से जा सकता है 7 टाइम्स में, और ये फिर 7 से जा सकता है 1 टाइम्स में। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। अगर इसको पावर के रूप में हम लिखे तो इसको 2 का पावर 2 एंड इंटू 7। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाज्य संख्या इंटू अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है भाज्य संख्या का व्यक्त करना ही जो है क्या कहलाता है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। ऐसे ही जो है हमें सवाल भी मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजों का हम देखेंगे। होप कि आप जो है समझ चुके हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को जो है अभाज्य संख्या के रूप के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और उसी को लिखना ही जो है ना अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्लाइड क्या दे रहा है यहाँ पे। अंक गणित के संबंधित जो है ना कुछ बातें यहाँ पे दी, उसको देखना है ध्यान से, ठीक है। आ जाइए देखते हैं क्या बता रहा है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आइए अब इसको पढ़ लेते हैं हम। क्या कह रहा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय विख्यात होने से पहले, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले जो है प्रमेय 1.2 का संभवतया सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट तक 9th में जो है साध्य यानी प्रोपोर्शन 14वां के रूप में हुआ था, है ना। देखिए कहने का मतलब है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के रूप में जो है ना ये चीज ज्ञात होने से पहले जो है ना सर्वप्रथम जो है ना यूक्लिड के द्वारा लिखी गई एक तक यूक्लिड एलिमेंट्स में जो है उसके 14वें साध्य में यह वर्णन हो चुका था, परंतु इसकी सबसे पहली सही उत्पत्ति परंतु इसकी सबसे पहली परंतु इससे सबसे पहले सही उत्पत्ति जो है ना पॉल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्टिंक्शंस अर्थमेटिक में की थी में दी। देखिए इसका सबसे पहला जो है ना उपपत्ति जो है पॉल फ्रेडरिक गॉस के किताब पुस्तक कृति में जो है ना डिस्टिंक्शंस अर्थमेटिक जो है ना ये जानकारी पहले से दी हुई थी। इसके बारे में भाई आधारभूत के अंक गणित के आधारभूत प्रमेय का, ठीक है। इसलिए जो है ना अंक गणित का आधारभूत कहा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया था जी? तो पॉल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा जो है ना पॉल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बताया गया कि पॉल फ्रेडरिक गॉस प्रायः गणितज्ञों के राजकुमार को जो है गणितज्ञों को राजकुमार कहा जाता है। पॉल फ्रेडरिक गॉस जो है इनको जो है ना हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इनको है ना हम को बोलते हैं क्या? अंक गणित यानी गणितज्ञों के राजकुमार, सारे गणितज्ञों के जो है राजकुमार बोले जाते हैं। तो भाई तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस को देखिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस
जो है ना इनका जीवन काल क्या रहा था, 1777 से 1855 जो है ना इनका जीवन काल रहा था, है ना। इन्हें जो है गणितज्ञों के राजकुमार भी कहा जाता था, तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। देखिए किसी भी काल की बात हो, है ना, उसमें जो है ना सबसे मतलब जो है ना कि महानता के साथ जो है गणितज्ञ, जो सबसे महान गणितज्ञ होते हैं इनका एक नाम आता है, किनका जी, तो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन भी सम्मिलित हैं, और उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान था। देखिए जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, ये महान महान भारत के 3 गणितज्ञों की लिस्ट में आते हैं, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जिसमें उस लिस्ट में कौन कौन भी हैं, तो आर्किमिडीज भी हैं, न्यूटन भी हैं, और उनका जो है ना कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जो है ना महान योगदान रहा है, मौलिक योगदान रहा है किस 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 में जो है, तो गणित में भी और विज्ञान में भी, ठीक है। तो न्यूटन का भी कुछ वैसे ही रहा है, गणित में योगदान रहा है, और उनका जो है क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, गणित और साइंस दोनों में ही जो है ना इनका बहुत ही योगदान रहा है। इसमें से याद करने वाली कौन सी बात की गई है ना कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय किसने किया, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये बात आपको याद रखना है, कार्ल फ्रेडरिक फ्रेडरिक गॉस ने किया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक और चीज रिमेम्बर करने वाली है कि इनका जीवन काल कितना था, 1777 से जो है 1855, ठीक है, 1855 था, 1855 था, ठीक है। आगे इसमें क्या याद किया जा सकता है, और तो एक बात और याद की जा सकती है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को जो है ना गणितज्ञों के राजकुमार कहा जाता था, गणितज्ञों के राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या याद करना है कि इनका जो है ना साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में जो है ना बहुत बड़े योगदान थे, ठीक है। बात को आपको याद रखना है क्योंकि है ना ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे की बातें क्या है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाता है, लेकिन उससे पहले जो है ना हमको देखना है कुछ और भी चीज़ों, जैसे कि अंक गणित के संबंधित जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना है, यहाँ पे हमें और भी चीज़ें सीखना है, HCF और LCM के संबंधित, ठीक है, HCF और LCM, HCF और LCM के संबंध में जो है ना और भी बातें हमें करनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए अगर कोई दो दी गई संख्या हो, क्या हो, दो संख्या हो दो संख्या हो और इसके संबंधित हमें HCF और LCM निकालना हो, HCF LCM निकालना हो और इसकी सत्यता की जांच करनी, ठीक है, सत्यता की जांच करनी हो, सत्यता सत्यता की जांच करनी हो, या फिर कहीं पे जो है हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो और HCF भी दे दिया हो, तो LCM अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ फार्मूला यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे देखोगे दो संख्या हो तो क्या करना है हमें, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। चलो जी, अगर सपोज दैट कि हमें HCF भी दिया हो और LCM भी दिया हो और दूसरी संख्या भी दिया हो, पहली संख्या हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, देखोगे पहली संख्या अगर यहीं से हमको निकालनी हो, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बनता है प्यारे बच्चों, देखोगे पहली संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे हम कि HCF गुणे LCM बटे का दूसरी संख्या,
यही कर सकते हैं ना, दूसरी संख्या आराम से जो है हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर तीसरे फॉर्मूले की बात करें, में दूसरी संख्या निकालनी हो, दूसरी संख्या निकालनी हो और पहली संख्या दी हुई हो, तो ठीक वही वाला प्रोसेस HCF गुणे LCM बटे का पहली संख्या, क्या कर सकते हैं, बटे का पहली। ठीक है जी। चौथा बात कि अगर हमें जो है ना ये पहली संख्या भी पता हो, दूसरी संख्या भी पता हो, HCF भी पता हो, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटा के HCF, बटा के क्या कर देंगे भाई, HCF। अगर ऐसे ही अगर हमें HCF निकालना हो, बाकी की सारी बातें दी रही, ठीक है, यानी पहली संख्या भी दिया हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे का एलसीएम, सिंपल। तो ये 5 फॉर्मूला जो है अगर आप याद रखते हो तो यकीन मानो कि जो भी इस तरह के सवाल देंगे जिसमें पहली संख्या दिया रहा है, दूसरी संख्या दिया रहा है और तीसरी संख्या निकालना हो, तो जो है ना आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहली संख्या बराबर HCF गुणे LCM और पहली संख्या निकालना हो तो HCF गुणे LCM बटे की दूसरी संख्या निकालनी हो तो HCF गुणे LCM बटे के पहली संख्या, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा HCF बराबर होता है पहली संख्या बटा का LCM। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और भी चीजों। अब हम जो है ना इसके एक्सरसाइज के कुछ उदाहरण को समझने वाले हैं और उसको देखेंगे। ठीक है, हेलो, तो आइए अब जो है हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, क्योंकि जो है ना इसमें जो है ना एक आध दो क्वेश्चन दिए हुए हैं उदाहरण में जो कि बहुत ही टफ नहीं है और बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। पहले आप एक्सरसाइज को कर लो, हकीकत में जो है आप उसके उदाहरण को भी कर लोगे अगर आप ट्राई करो तो। ठीक है, पहले आप ट्राई करना, क्योंकि जो हम सवालों को बता देते हैं आप जो है आगे उसको ट्राई करना, नहीं होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जो है उसके लिए फिर से लास्ट में जो है ना आपके डाउट वाले वीडियोस में जो है ना उसको टोटली ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कि मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि अगर जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है, अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो आप उसी वीडियो के जो है उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करो, क्योंकि जो है ना मैं उन कमेंट्स को सेलेक्ट करूंगा और चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में जो है ना मैं आपके सारे डाउट की क्वेश्चंस वाले जो जितने भी डाउट्स होंगे उनको एक ही क्लास में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखो और आप जो है काम पे निरंतर फोकस करो और एक्सरसाइज को देखते रहो। देखो, अगर पढ़ना है ढंग से तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और उदाहरण के क्वेश्चन दोनों को करने होंगे, लेकिन पहले जो है ना मैं एक्सरसाइज को कराता हूँ। उदाहरण तो आपके बुक्स में सॉल्व करके दिए होंगे, आप जो है ना पहले उसको सॉल्व करोगे अपने से, अगर नहीं होता है तो फिर हमसे बोलना। ठीक है, चलो हम सॉल्व कराते हैं, क्योंकि एक कराने से एक जो है ना आराम से हो जाता है। ठीक है, या तो उदाहरण या तो फिर एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज को करा देता हूँ, आप उदाहरण को करना, नहीं होगा कमेंट पिक करना, मैं उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कि लिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो पहला क्वेश्चन हम 140। ठीक है जी, 140। चलो आ जाओ, इसको जो है ना हम करेंगे क्या, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये हो जाएगा 2 से चला जाएगा 70 टाइम्स में, ये 2 से चला जाएगा 35 टाइम्स में, और ये फिर जो है आपको 5 से चला जाएगा 7 टाइम्स में, और ये जो है फिर चला जाएगा 7 से 1 टाइम्स में। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको एज अ पावर के रूप में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार आया हुआ है तो 2 का पावर 2, और गुणे 5 गुणे
7, दिस इज योर आंसर। अब कि बहुत आसान लगा होगा क्वेश्चन, ऐसे ही जो है ना बाकी के भी क्वेश्चन है। देख लो 156, आप कर दो 156 का प्राइम फैक्टर, ठीक है, कितना से जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से चला जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, ठीक है, फिर चला जाएगा 2 तिक्के 6, 2 9 18, ठीक है। अब ये किससे चला जाएगा, तो आप कहोगे कि सर 3 से नहीं जाने वाला, 4 से भी नहीं जाने वाला, ठीक है, नहीं 3 से जा सकता है, 9 3 12 है ना, 3 से जा सकता है, तो 3 का में 3, 3 3 के 9, ठीक है। आगे देखो ये अब 13 से जाएगा, क्योंकि 13 जो है एक प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य नंबर। तो चलो जी 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो इसको पावर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू का 13, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है ना व्यक्त कर देना इनको, ठीक है। होप ये बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है, आप आसानी से इसको कर लोगे। 38252, ठीक है, करो जी इसका फैक्टर 38252, ठीक है। देखो तो ये 2 से नहीं जाने वाला है, तो पहले आप इसको चेक कर लो, तो 3 से जाता है तो क्या हो जाएगा, 10 2 12 12 और 5 3 8, सॉरी 8 2 10 10 10 और 8 18, यानी जो है ये 3 से चला जा सकता है। तो आ जाओ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 तो गया इस पे, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15। आगे देखो जी, आगे ये किससे जा सकता है, तो 7 5 12 12 12 3 15, यानी अब जो है अभी भी ये 3 से जा सकता है, 3 चौक 12, 3 दुक्की 6, 3 पंजे का 15। अब देखो तो 5 4 9 9 2 11, अब ये नहीं जा सकता है 3 से, तो अब हम किससे ले जाएंगे, 5 से ले जाएंगे। 8 5 जा 40, और फिर से बच जाएगा 2, तो हो जाएगा 5 25, ठीक है। चलो जी अब भी ये 5 से जा सकता है, 5 1 जा 5, बचेगा कितना, तो बच जाएगा प्यारे बच्चों आपको 3, तो हो जाएगा 5 3 जा 5 3 जा 15, नहीं 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। तो ओके, अब इसको आप कर दो 17 1 जा 7, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, एज वी राइट एज द फॉर्म ऑफ पावर, तो 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2 इंटू 17 यानी 17, ठीक है। तो इतना इंग्लिश कभी कभी हो जाता है, ठीक है। हालांकि ये जो है ना टोटली आपको हिंदी में कोर्स मिलने वाला है, ठीक है, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है जैसे कि 4 नंबर जो है आपको जो है ना मैं सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप जो है इसको सॉल्व करोगे, है ना, और नहीं होता है तो आप हमें बता दोगे, ठीक है, मैं उसको जो है ना आपके डाउट वाले वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे जो है देख लो, 4 नंबर भी देख ही लो, ठीक है। वैसे आप लोग पहले इसको ट्राई करो, ठीक है, वैसे आप लोग जो है ना इस दोनों क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, नहीं होता है जो है ना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना जो है कि मैं जो इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। होप आप बात समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है बाबू, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोला है, देखोगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि क्या दोनों दोनों का गुणनफल जो है HC बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है जी। तो चलो आपको जो है ना यहाँ पे तो वैसे नहीं बताया है किस विधि से HCF और LCM निकालिए, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है ना आप ये वाला मेथड तो जानते हो, ठीक है, ये वाला मेथड आप जानते हो ऐसे लगाने वाले, ठीक है, मैं उसको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही सभी चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो आओ प्यारे बच्चों देखोगे 26 और हमें किसका निकालना है, 26 और 91 का, ठीक है। तो आ जाओ 26 का पहले हम गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 13 1 जा 13, ठीक है। तो होप कि इतने में कोई दिक्कत नहीं, चलो जी आगे बढ़ते हैं और 91 का फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 91 का फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, तो हम इसको निकाल लेते हैं, 7 से हो सकता है क्या, एक का डबल 2,
तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से चला जाएगा। 7 1 जा 7 बचेगा 2 और ये हो जाएगा 7 3 जा 21, ठीक है, और ये हो जाएगा 13 इंटू 1, ठीक है जी। अब चलते हैं देखते हैं कि इसके HCF निकालने समय क्या निकलता है, ठीक है। HCF देखो बाबू, सबसे पहले तो आप जो है ना इसको लिखना, आप जो है ना इसको लिखना, HCF बाद में निकालना, पहले आप जो है ना इसको ऐसे लिखना 26 इक्वल्स टू 2 इंटू का 13। इसमें तो कुछ पावर वाले बात ही नहीं है, सिंगल सिंगल आया हुआ है, ठीक है। और इधर में 13 इंटू 7 इंटू 13, क्या लिखना 7 इंटू 13, 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखना आपको जो है ना इसको पावर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पावर वाला रहे तो पावर के रूप में, ये तो सब सिंगल है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे आपको HCF निकालते समय देखना है, HCF को हम बोलते हैं क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको जो है ना पहले तो इसमें कॉमन ढूंढना है। देखो जी ये कॉमन है क्या, ये कॉमन है, ठीक है। बाकी ये 2 इसमें है तो इसमें, 7 इसमें है तो इसमें नहीं, ये कॉमन है। तो कॉमन जो है ना बस वही आपका HCF हो जाएगा। लेकिन LCM लेते समय जो है ना कुछ अलग फंडा होता है, जो कॉमन है और पावर भी अगर दोनों का सेम सेम है तो पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी जो है ना हमें इसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो जी, अब यहाँ पे बात आ गया कितना का भाई, 13 इंटू 14, ठीक है। आप जो है 13 इंटू 14 कर लो भाई, तो 4 3 जा 12 का 2 बचेगा कितना 1, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 8, ठीक है। और 1 1 जा 1, 1 1 जा कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा 183, क्या हो गया 183, ठीक है। तो दिस इज योर LCM, ठीक है। आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हो अगेन से, है ना, 4 3 के 12, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, जो है ना 12 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं, ये वाले पार्ट को हम फिर से देख लेते हैं। आ जाओ 13 इंटू 14 कर लो, ठीक है। तो 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4, 3 जा 3, 4 और 3 7, 7 और 1 8, ठीक है। 1 1 जा 1, 82, ठीक है। इट इज योर आंसर 82, ठीक है। तो आप चेक कर लेना आंसर शीट से, ठीक है, आंसर शीट से। होप ये जो है ना आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, अब आपको जांच करनी है, क्या करनी है प्यारे बच्चों, अब आपको करनी है जांच। तो जांच कैसे करोगे बता दो आप ही, जांच कैसे करोगे, कोई मशीन वशीन लगाना पड़ेगा क्या सर, नहीं, आ जाओ देख लो, क्या ना। अब हमें जांच की प्रक्रिया करनी है, क्या करनी है जांच। तो जांच में क्या लिखना है कि हमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं LCM और HCF के गुणनफल के, ठीक है, ये वाली बात यहाँ लिखी। तो सीधी सीधी मैं लिख देता हूँ पहली संख्या, अभी आपको अभी जो जस्ट हमने बताया था इसके बारे में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्या करनी है भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। अब देख लो ये है 26 और दूसरी संख्या क्या है प्यारे बच्चों 91, ठीक है। और इधर में HCF और LCM कितना है, HCF है प्यारे बच्चों 13 और LCM कितना है 182, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो जी, 26 इंटू 91, तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, तो 54 और 54 और 2 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 56, एक तो 56 का 6 बचेगा 5, 2 9 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 5 13 का 3, ठीक है जी। और इधर में हो जाएगा 1 और 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या 23, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन, क्या मिला 2366, ठीक है। अब जो हम करेंगे 182 को जो है 13 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 2 जा 6, तो ठीक है, 8 3 जा 21 और सॉरी 8 3 के 24, 24 और 2 एकम में 2, तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो इसका हो गया हमारे पास 6, कैरी क्या बचा जी 2 बचा, ठीक है। 1 1 जा, ठीक है जी। अब हो जाएगा 3 1 जा 3 और 8 1 जा 8, तो 8 और 3 11, क्या हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये 1, तो ये हो गया हमारे पास 3 बचेगा क्या 1, 1 1 जा 1 और 1 2, तो क्या मिला प्यारे बच्चों 2 3 6 6, ठीक है। तो जहां तक उम्मीद है कि आप इस मल्टीप्लिकेशन को नहीं समझ पा रहे, तो बेसिक जो तरीका आप मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हो प्यारे बच्चों, आप उसी को यूज कर लेना, ठीक है। हमने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड को यूज किया थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ओके। तो चलो जी,
आप जो है ना, अब जो है आप देखो इसकी जांच हुई या नहीं हुई। तो भाई देखो, अगर इधर का जो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है और इधर का जो है ना दोनों HCF और LCM का जो मल्टीप्लीकेशन है दोनों इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा HCF और LCM आया हुआ है, प्यारे बच्चों जो HCF और LCM आया हुआ है ये दोनों ही सही है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही जो है ना हम बाकी को भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा जो है ये हमसे क्या कह रहा है कि 510 एंड 92 का जो है ना 92 का जो है ना आप निकालो क्या एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर उसकी सत्यता की जांच करो। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको केवल और केवल इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर बता रहा हूँ। बाकी की जो चीजें हैं वह आप चेकिंग या जांच करने वाला जो है वह जो है ना आप खुद से करना। ठीक है, क्योंकि जब चीजें हमें समझ में आ जाती है ना तो हम जो है ना अगर खुद से प्रैक्टिस करें तो जो है ना हम बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ हम इसको भी निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से ही, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो आप गौर से देखते रहो बस। ये 2 से कैंसिल हो सकता है भाई, तो ये हो सकता है 2 2 जा 4, बचेगा 1 2 5 जा 10, बचेगा 1 2 5 जा 10। ठीक है, अगर अब देखा जाए तो ये 2 से नहीं होगा, लेकिन अब ये 3 से हो सकता है। क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, बचेगा 1, और ये हो जाएगा 8 3 5 जा 15। ओके, और अब जो है ये 3 से भी नहीं जा सकता है ना, तो अब ये 4 यानी 4 से भी नहीं जाएगा, तो हमने इसको क्या करना है 5 से कर लेना है। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 7 जा 35 है ना, यानी कि 7 5 संते 35। ठीक है, अब ये 17 किससे जाएगा भाई, ये 17 जो है ये प्राइम नंबर है, तो ये केवल 1 से ही जाने वाला है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फैक्टराइजेशन भाई 92 का फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या भाई 2 से चला जाता है, क्या मिलेगा हमें 2 3 जा 2 4 जा 8, क्या मिल जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर ये जाएगा 2 से तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, और ये 23 अब किसी से नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब ये 23 जो है किसी से नहीं जाने वाला है, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा हमारा 23। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि ये 510 को जो है आपको यहाँ लिखना है और इसके फैक्टर जो है यहाँ आपके सामने में इसको लिख देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसमें जो है ना आपको जो है कोई तो डबल है नहीं, तो आपको पावर में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसके लिए देखो 92 आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब आप इसको एज अ पावर राइट कर सकते हो, तो इसको अगेन से हम लिख देते हैं। ठीक है, आप इसको देखोगे 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब आपको HCF पहले निकालना है। क्या करना है HCF निकालना है, तो पहले तो आपको देखना है कि HCF निकालने के लिए जो है कॉमन क्या है दोनों में, क्या है, तो वो क्या है ये है हमारे पास कॉमन। ठीक है, 2 वाला जो है कॉमन है। तो अब देखोगे जब ऐसे पावर में रहे तो हम इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। अरे बच्चों जब पावर में रहे ना तो देखते हैं सेम पेयर लगने वाला कौन सा डिजिट है 2 है, 2 का जो मिनिमम पावर होता है वो वाली संख्या जो है ना हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 का पावर 2 को लेते हैं तो इसका एचसीएफ 4 हो जाता है, जबकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है ना कम पावर वाला को जो है ना सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर 1 था तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या HCF बराबर 2। अदर देन इसके अलावा कुछ और देखा जाए तो ये कॉमन ही नहीं। ठीक है, फिर हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, तो एलसीएम बराबर हम तो सबसे पहले करते क्या है कि जो चीजें कॉमन होती हैं उसमें से जो है ना सबसे बड़ा पावर वाले के लिए हम एलसीएम में रख लेते हैं, बाकी की जो चीजें जो कॉमन नहीं भी होती हैं उनको भी जो है ना हमें इस ग्रुप में रखना पड़ता है। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिजल्ट आएगा वही जो है आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो 23460। ठीक है, अब इसका HCF हमें पता चल गया है ना, इसका HCF हमें मिल गया और इसका LCM भी हमें मिल गया। ठीक है, वैसे तो मैं बताया था कि आपको जांच नहीं बताऊंगा, लेकिन अगेन से मैं जांच बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लो। ठीक है, और इसके बाद वाले सवाल को जो है आपके लिए हम छोड़ेंगे, आपको जो है ना बना करके जो है उसका कमेंट
जो है ना उसका आंसर जो है हमें कमेंट में देना है। ठीक है, चलो जी। तो अब जांच के लिए क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि पहली संख्या को जो है ना, पहली संख्या को जो है ना दूसरी संख्या यानी जो दी गई संख्या है उसमें से पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करिए। ठीक है, दूसरी संख्या को गुणा करिए, अगर वह जो है ना HCF और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो HCF और एलसीएम का आया है वह बिल्कुल ही सही है। तो ये हो जाता है हमारा 510 इंटू 92 और ये हो जाता है 2 इंटू 2346 ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 46, क्या मिलेगा 46920। ठीक है, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0, 2 6 12, ठीक है, 2 4 8 और 1 9 और फिर 2 3 6, 2 4 2 2 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है कि RHS जो है, इसका RHS जो है वह LHS के इक्वल्स है। ठीक है, LHS के इक्वल है, देयरफॉर ये जो हमारा आंसर है वह बिल्कुल ही सही है, यानी इसका HCF भी जो है ना 2 होगा और इसका LCM भी जो है ना 23460 होगा। ठीक, होप कि आप ये बात समझ चुके हैं। अब जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा है उसको आपको स्वयं बनाना है और फिर जो है उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं बनता है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि जो है मैं लास्ट वाले जो डाउट का क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है आपका ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो बेहतर काम वो है कि अगर हम चीजों को सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो पहले जो है ना हम उसको अपने से सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिएगा। ठीक है, मैं एक नंबर इसका सवाल सिलेक्ट करता हूं और बनाता हूं। ये है हमारे पास 12, 15 और 21। ठीक है, चलो जी बारी बारी से जो है ना आप इसका प्राइम फैक्टर कर लो। तो ये हो जाता है 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, गुड इट। अगर आप जो है फैक्टराइजेशन नहीं सीखे हैं अभी तक तो हमें कमेंट में बताएं, मैं उस पर भी जो है वीडियो अपलोड करूंगा। 3 5 15 और 5 1 5। ठीक है, अब आते हैं 21 पे। ठीक है, ये भी कैसे जाएगा भाई, तो 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, तो अब बारी बारी से हम सबको लिख लेते हैं। 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और 21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू का 7। ठीक है, प्यारे बच्चे इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं तो 2 का पावर 2 इंटू 3। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हम 5 इंटू 3 लिख देते हैं और इसको जो है ना हम 7 इंटू 3 लिख। ठीक है, आप सोच रहे होंगे क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमें HCF निकालने के लिए क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, है ना। HCF निकालने के लिए कॉमन डिजिट चाहिए। तो आप देख लो पहले यहाँ पे जो है, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है आपको 3 जो है सब में कॉमन दिख रहा है और तीनों में बात किया जाए तो 3 का पावर एक एक ही है। तो आप HCF के लिए इस 3 के पावर एक वाले में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ा छोटा तो पावर है नहीं। बड़ा छोटा पावर रहता है तो हमें क्या करना होता है, HCF के लिए छोटा पावर को सिलेक्ट करना रहता है। पहले क्या देखा जाता है, कॉमन देखा जाता है। कॉमन देखने के बाद जो आपको क्या किया जाता है कि उसमें जो पावर होगा, जैसे 3 का पावर 1 होता है, 3 का पावर 2 भी होता है और 3 का पावर 3 भी होता है, तो हम 3 का पावर 1 वाला को सिलेक्ट करते हैं किसके लिए, HCF निकालते समय। लेकिन जब अगर 3 LCM निकालना होता है तो वहां पे सबसे बड़ा वाला पावर लेते हैं, 3 का पावर 3 वाला लेते हैं। ठीक है, तो होप कि आप बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका HCF क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इसका HCF हो जाता है 3। ठीक है, जो कि रेड कलर से लिख दिया हमने, थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। HCF हो जाता है हमारे पास 3। ठीक है, आ जाते हैं अब LCM। ठीक है जी, आप मैं यहाँ पे अगर किसी कलर का यूज करता हूँ तो आप उसका ज्यादा बड़ा इशू ना करोगे। ठीक है, आप जो है ना अपने आंसर पेपर में जो है ना आप ब्लू और ब्लैक का यूज कर सकते हो, मैक्सिमम ज्यादा मत करना। ठीक है, चलो जी एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसमें देख लिया जाता है कि सबसे बड़ा पावर किसका है। तो भाई इसमें तो सबका पावर सेम ही है, तो आपको जो है ना वही रख लेना होता है। ठीक है, और बाकी की चीजें जो कॉमन नहीं भी होती है उसको भी आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे 2 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7।
ठीक है। और अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, अब आपको क्या मिल जाएगा कि ये मिल जाएगा आपको 3 इंटू 4 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू का 7। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा 420। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा 420। ठीक है, तो होप कि आप बात समझ चुके हो। अब ये रहा हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम, तो हम इसमें क्या कहेंगे, हम इसमें यही जो है ना हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो है ना हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का देख लेते हैं क्या 2 है ना, इसी का 2 देख लेते हैं। जरा सा ऐसा करते हैं कि 2 हम आपके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना आप प्राइम नंबर वाले सवाल ज्यादा हैं, और सवाल क्या वो टोटली सबका सब जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप उसको कर लेना। ठीक है, मैं 3 नंबर बता देता हूँ क्योंकि उसमें फैक्टराइजेशन करना आसान है, तो आप खुद से कर लेना। ठीक है, आ जाओ हम इसका तीसरा बता देते हैं। 8 9 एंड 25 ओनली है ना, 25। बारी बारी से आप इसका फैक्टर करो जी, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, 9 का कर दो तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये हो जाएगा 25, 5 1 जा 5, सॉरी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो आ जाओ 8 के इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और 9 के इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और 25 के इक्वल्स टू में हम क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2। अब आप कहोगे सर इसमें हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सर हमको तो कुछ समझ ही ना आया। ठीक है, तो देखो बाबू, अगर एचसीएफ की बात किया जाए तो सब में तो 1 1 है ना जी, सब में तो मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, तो कॉमन है ना जी, कॉमन आप बस ढूंढ लो सबसे पहले, तो 1 1 कॉमन हो जाएगा। 1 में सबका पावर सेम ही है, तो कुछ भी पावर रहता तो 1 ही होता। ठीक है, दूसरा, अब आते हैं हम एलसीएम की तरफ। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करना होता है कि जो कॉमन है उसको भी लीजिए, तो 1 को लेकर हम करेंगे क्या कर, है ना, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 2 का पावर 3 ले लेंगे, और 3 का पावर 2 ले लेंगे, और फिर जो है 5 का पावर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको प्यारे बच्चों, तो आपको मिल जाने वाला है टोटली, आप इसको सॉल्व कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटली आपको मिल जाएगा 1800। क्या मिलेगा 1800 जो है ना आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देयरफॉर एलसीएम हमें मिला क्या 1800, और जो है एचसीएफ हमें क्या मिला तो 1 मिला। ठीक है, तो होप कि आप बात समझ चुके हो। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके डाउट के लिए स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है कि भाई HCF इतना बराबर ये एलसीएम बराबर क्या होगा। देखिए हमें क्या दिया है कि HCF दिया हुआ है, किसका किसका भाई, तो HCF हमें दिया हुआ है इसका 306 और 657 का HCF दिया हुआ है कितना 9। हमें पूछा है कि एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम बराबर व्हाट, है ना। तो हम जानते हैं कि एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या है ना गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या, है ना, और बटे का HCF, बटे का HCF। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास HCF। तो पहली संख्या हो गया कितनी भाई, तो 306 इंटू 657 अपन HCF कितना है भाई, तो HCF तो गिवन है, तो हमारे पास 9 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम जो है ना कि इस 9 से जो इसको कटा लेते हैं, ये हो जाता है हमारे पास कितना 9 3 जा 27, फिर से बचेगा आपको 3, तो हो जाता है 9 4 जा 36। ठीक है, 9 4 जा 36, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 4 इंटू 657, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या टोटली 2338। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं। अगर हमें बस ये वाला फॉर्मूला याद है ना, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है ना 6n का पावर 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो जी नहीं, ये कभी भी जो है ना 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं हो सकती है, बताइए जरा, है ना। तो हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे बोला है 6 का पावर n और बोला है कि n के जगह पे कोई प्राकृत संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है ऐसे। अब आप देखना जरा, अगर हम इस 6 के पावर n के जगह पे एक में या एक या कुछ भी रखते हैं तो 6 बन जा 6 होगा, ठीक है। 6 का पावर 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 6 का पावर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो है आपको ठीक है। तो अगर आप 6 के पावर के रूप में जो है ना कुछ भी लेते हो तो आपको जो है ना कभी भी ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जिसके अंत में जो है ना 0 आए, है ना। तो सीधी सी बात है भाई कि 6 के पावर n जो है ना कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है जब n के जगह पे जो है ना कोई प्राकृत संख्या आए। तो अब कहेंगे कि सर ये मतलब इसका हम क्या जवाब देंगे, कैसे लिखेंगे इस बात को, ऐसे लिखने से क्या नंबर मिल जाएगा हमें एग्जाम में? तो मैं कहूंगा नहीं बाबू, ऐसा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आखिर क्या फंडा है इसको, आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या जो है ना वह शून्य पे समाप्त होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो इसका एक साधारण सा बात है कि आप जो है ना उसके जो आधार वाली संख्या है उसका जो है फैक्टराइज करो और उसको फैक्टर करके देखो, अगर उसका फैक्टर जो है ना 2 इंटू 5 के रूप का आता है, दैट मीन्स कि वह नंबर जो है ना वह उसके पावर n में जो है आप कुछ भी रख दो, है ना, प्राकृतिक संख्या में से कुछ भी रख दो, वह जो है ना वह 0 पे समाप्त हो जाएगा। लाइक मैं आपको बताता हूँ, देखोगे अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हम रखते हैं, जैसे देखना एक हम कहते हैं कि 4 का पावर n है, क्या है 4 का पावर n है, ठीक है। तो क्या ये 0 पे समाप्त हो सकता है? तो आइए देखते हैं जरा। तो अगर हम इसको 2 इंटू 2 लिखे और इसका n पावर में कर दे, इसका n पावर में कर दे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा पावर का n। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 2 का पावर 2 का पावर n, और अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2n, ठीक है जी। अब देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाली बात जो है ना आपके एग्जाम्पल सेक्टर की भी है, ये वाली बात जो है आपके एग्जाम्पल सेक्टर की भी है। मैं इसीलिए जो है ना इसमें एग्जाम्पल आपको नहीं करवाया क्योंकि यहाँ पे आपको हम ये क्लियर कराने वाले हैं। अब आप देख लेना जरा, इस 2 के पावर 2n के जगह पे, इस n के जगह पे आप कुछ भी रखो तो बच्चों, तो 2 इन का पावर 2 इंटू हम n के जगह पे 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब चलो 2 के पावर 2 इंटू आप कहते हो कि सर 3 रख दो, हम भी रख देते हैं 3, तो हो जाता है 2 का पावर 6। अगर आप 2 का पावर 6 निकालोगे तो हकीकत है, आप निकाल के चेक कर लेना कि ये कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो एक बात ये भी पता चला कि जो संख्या इस रूप का हो ये भी जो है ना शून्य पे समाप्त नहीं होता, ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी है। अब आते हैं हम उस बात पर कि कैसी संख्या जो है ना शून्य पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आ जाइए जरा, एक संख्या हम लेते हैं 10 टू दी पावर n, ठीक है। और अब देखते हैं हम जरा, अगर हम इस 10 का फैक्टर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और टू दी पावर n कर सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब अगर आप इसको लिख भी देते हो n के जगह पे कुछ भी ले लेते हो, या फिर सीधे सीधे समझो ना 10 का पावर n ही रखो और n के जगह पे आप कुछ भी ले लो, 10 का पावर 1 ले लो 10 हो जाएगा, 10 का पावर 2 ले लो 100 हो जाएगा, 10 का पावर 3 ले लो 1000 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप देखना कि इसके सभी के यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे क्या है शून्य है, यानी ये संख्या जो है शून्य पे समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसी रूप में हो, ठीक है, तो साधारण सी बात है, मैं आपको उसका आंसर लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। आप जो है ना उसका आंसर लैंग्वेज में इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे जो है ना इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है। ठीक है जी, आ जाओ। तो आओ अब देखेंगे हम कि आखिर इसका हम आंसर लिखेंगे कैसे सर, है ना। तो आ जाओ देखना, इसको आप ऐसे लिखो कि चूंकि संख्या 6 के पावर n 6 के पावर n
का गुणनखंड का गुणनखंड 2 into 3 to the power n के रूप का है, इसलिए 6 का पावर n अंक शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती है, ठीक है। कोई संख्या शून्य पर तब ही समाप्त हो सकती है, जब इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का हो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। सीधे सीधे कह सकते हैं कि 6 का पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर n का रूप का है, इसलिए जो है 6 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। हाँ, अब इसका रीजन है कोई संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगी, है ना, जब इसका गुणनखंड जो है 2 गुणे 5 के पावर n के रूप का हो, तभी जो है वो शून्य पे समाप्त होगी, अन्यथा वह शून्य पे समाप्त। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है। बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का 13 और इतना जो है भाज्य संख्या है, संख्याएं क्यों है ना। आपको बोला है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है, तो क्यों आपको बताना है कि क्यों है, बस व्याख्या कर देनी है, ठीक है। तो आ जाओ देख लेते हैं कैसे करते हैं। इसका जो है ना ये वाला एक अलग क्वेश्चन और इसको जो है हमने एक अलग क्वेश्चन बना के कर, इस पार्ट 1 में हम देखेंगे 7 into 11 into 13 into 13 आप प्लस 13 जो है यह एक भाज्य संख्या है, क्यों है, ठीक है। तो जरा आप इसको सॉल्व करो यार, तो सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा आपको सॉल्व करोगे तो मिलेगा, अगर इसमें देखा जाए, इस पूरे टर्म में देखा जाए तो 13 कॉमन है, दोनों में है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले हम इसको जो है ना ऐसे लिखते हैं 11 into 13 और प्लस 13 into क्या 1, 13 में 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए किसमें भाई, तो आप जो है ना इसमें देखो, इसको इतना और इतना को गौर से देखो, तो देखोगे क्या है इसमें 13 कॉमन है या नहीं है, कॉमन है। तो आप यहाँ से 7 into 11 कर दो और यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 13 तो बाहर चला गया है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो तो 13 into 77 प्लस का 1, तो क्या मिल जाएगा भाई 13 into 78, एम आई राइट। तो ये 78 मिल जाएगा। अब अगर आप देखो तो क्या होता है कि 13 तो एक प्राइम नंबर है, बट 78 जो है ना, इसको आप अगर कुछ भी करते हो तो इसके 2 से अधिकतम गुणनखंड मिल जाएंगे। तो जैसे ही इसका जो है ना 2 से अधिकतम गुणनखंड मिल जाएंगे तो हम कह देंगे कि यह संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, चूंकि 13 गुणे 78 या दी गई संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए दी गई संख्या
दी गई संख्या दी गई संख्या एक भाज्य संख्या होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो हमें रीजन देना था भाई, व्याख्या करना था, बताना था कि ये भाज्य संख्या होगी तो क्यों होगी। ठीक है, तो अगर आप इस 13 का फैक्टर करोगे तो 1 × 13 हो जाएगा, और 78 का फैक्टर करोगे तो और मोर देन 2 से अधिक इसका फैक्टर होने वाला है। यानी टोटली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर करें तो इसका फैक्टर 2 से अधिक आएगा। और हम जानते हैं कि जब भी कभी किसी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होने लगे, मीन्स की वह जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो होप कि आपको ये बात समझ में आई है। ठीक उसी तरह से जो है ना आप इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हो। किसको भाई? तो आप जो है ना इस वाले पार्ट को भी सॉल्व आसानी से कर सकते हो, है ना। इसको भी जो है आप सॉल्व कर लोगे, इसी प्रोसेस से जो है ना वो भी सॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को मात्र 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पे चलना प्रारंभ किए थे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो देखिए बाबू, इस तरह की जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो आप जो है ना सिंपली इसका क्या करना, मान लो ये देखो पहले बता क्या रहा है कि क्वेश्चन कि एक गोलीय यानी सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पाथ है, और यहाँ पे दो लड़के और लड़कियां ए और बी है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है सोनिया और रवि। ठीक है, और दोनों ही जो है ना एक को जो है ना आपको लगते हैं 18 मिनट एक राउंड पूरे करने में, जबकि बी को आपको लगते हैं 12 मिनट एक राउंड पूरे करने में। और मान लो कि ये इस डायरेक्शन में दोनों आदमी जो है ना एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो एक ही समय पे ये दौड़ते हैं, तो आखिर कितने देर बाद फिर जो है इसी पॉइंट पे वो लोग मीटअप होंगे या फिर से जो है मिलेंगे। हाँ, कितने देर बाद जो है ना वह इसी पॉइंट पे नहीं, सीधी सी है ना, अगर वह जो है ना इसी राउंड को एक ही डायरेक्शन में जो है ना और एक ही समय से चलना शुरू करते हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो आखिर वह कितना देर बाद जो है पुनः एक दूसरे को मिलते हैं। तो इसमें जो है ना आपको सिंपली करना क्या है, इस तरह की जो भी सवालें हैं, आपको जो है ना इन मिनट्स को जो है ना आपका इसका एलसीएम में लिखते हैं, लॉस किसका किसका भाई, तो 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, और ये अब जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब आपको कुछ नहीं जाने वाला है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, है ना। यानी कि देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 3 × 3 × 2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाता है 36 मिनट। यानी ये जो है ना 36 मिनट बाद जो है एक दूसरे से एक जगह पे मिल जाएंगे। दिस इज योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। इस तरह के जब भी आपका सवाल दिखे तो आप जो है ना उसका एलसीएम निकाल दिया करो। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना हमारे पास सॉरी इस एक्सरसाइज में जो है ना मात्र 7 क्वेश्चन ही है। ठीक है, अगली क्लास में हम लेके आएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से ही जो एक्सरसाइज चैप्टर 1 का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या भाई, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो किसी अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करते हैं कि वह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 के लिए आप इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।